नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप अपने ही बनाए चक्र में क्या वाकई में फंस चुके हैं। ईरान से ना तो अमेरिका निकल पा रहा है और ना ही अमेरिका ईरान को जीत पा रहा है। लेकिन ईरान पर अटैक ने अमेरिका को क्या वाकई में एक्सपोज कर दिया। नेटो की अमेरिका को आंखें दिखाना बताता है कि ट्रंप कमजोर हो चुके हैं। ईरान का हार ना मानना यह बता रहा है कि अमेरिका की युद्ध नीति एक्सपोज हो चुकी है और अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध होना और उनके अधिकारियों का इस्तीफा देना यह बताता है कि ट्रंप अमेरिका में ही रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ट्रंप अपनी इमेज को बचाने और अमेरिका के रुतबे को फिर से बढ़ाने के लिए एक और देश को कब्जाने की तरफ बढ़ सकते हैं या एक और देश पर युद्ध छेड़ सकते हैं। ट्रंप का बयान क्यूबा पर कंट्रोल से जुड़ा है, तो क्या वेनेजुएला के बाद ईरान और ईरान के बाद क्यूबा नया टारगेट है? क्यूबा पर अमेरिका के अटैक का मकसद क्या है? इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और ट्रंप इसको हथियाने या फिर यहां सत्ता परिवर्तन के लिए क्या कर सकते हैं? और क्या दुनिया एक और देश के साथ जंग के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? अब सोचिए जरा, सबसे पहले वेनेजुएला पर अटैक और उसके जरिए पूरे दुनिया के अंदर महंगाई की दस्तक, उसके बाद ईरान पर अटैक और वहां से पूरी दुनिया के अंदर तेल और गैस की किल्लत। इन सब के बीच में क्या ट्रंप की देश कब्जाओ नीति के अंदर एक और देश जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है? जरा देखिए ट्रंप किस तरीके से दुनिया के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। वेनेजुएला को पूरे तरीके से कब्जा कर लिया गया है और वहां अभी अमेरिका के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। ईरान के साथ युद्ध चल रहा है और युद्ध इसीलिए चल रहा है कि वहां एक ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के इशारों पर काम करे, और वो जब तक नहीं होगी क्या यह युद्ध जारी रहेगा? वेनेजुएला में भी फिलहाल वही सरकार है जो अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है। तो क्या इसके बाद क्यूबा का नंबर है? क्योंकि क्यूबा के अंदर अभी अमेरिका की सुनी नहीं जा रही। वहां की जो सरकार है वो अमेरिका के विरुद्ध रही है, या यही कहिए कि क्यूबा की आजादी के बाद से ही अमेरिका के विरुद्ध पॉलिसी रही है। तो क्या अमेरिका अपने विरुद्ध देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन करके वहां जंग के जरिए एक ऐसा माहौल बनाकर कि वहां पूरे तरीके से सत्ता परिवर्तित हो जाए और वहां अमेरिका की चाहने वाले बैठे या अमेरिका की कठपुतलियां वहां राज करें? क्या इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसको लेकर आपको ट्रंप के बयान को समझना पड़ेगा जो उन्होंने दिया है। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अमेरिका और क्यूबा के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि क्यूबा को किसी ना किसी रूप में लेना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं इसे आजाद करूं या ले लूं, मुझे लगता है कि मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। आप सोचिए, वेनेजुएला के साथ ट्रंप ने जो चाहा वो किया, ईरान के साथ ट्रंप जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो क्या क्यूबा भी एक तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में रहने वाला देश बनने वाला है? लेकिन अब समझने की जरूरत है। जब वेनेजुएला पर अटैक किया गया तो शायद ऐसा लगा कि पेट्रोल डॉलर इकोनॉमी को झटका है, क्योंकि वेनेजुएला पेट्रोल की जो ट्रेड कर रहा था वो डॉलर में नहीं कर रहा था और इससे अमेरिका को खतरा था, क्योंकि सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला के पास था। ईरान, क्योंकि ईरान भी अमेरिका के विरुद्ध और जिस तरीके से हिजबुल्लाह, हुती और हमास काम कर रहे थे, वहां ट्रंप ने भी यही कहा कि ईरान खतरा है और ईरान भी पेट्रोल के अंदर बाकायदा डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा था। यहां भी माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्यूबा एक छोटा सा देश, उससे अमेरिका को भला क्या खतरा है? या सिर्फ ईरान के अंदर जो पटकनी ट्रंप को मिली है, जो फजियत इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की हुई है, उससे ध्यान भटकाने और अपनी इमेज को वापस पाने के लिए क्यूबा पर अटैक करने की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप का बयान और भविष्य की साजिश क्या है? क्योंकि ट्रंप के इस बयान को काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपति क्यूबा के साथ तनावपूर्ण रिश्तों में रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कभी भी खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं की। इस साल ट्रंप पहले ही वेनेजुएला और ईरान में सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं।
ऐसे में उनके बयान को सिर्फ मजाक या अचानक कही गई बात नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक संभावित अगला कदम माना जा रहा है। अमेरिका और क्यूबा के संबंध 65 साल से खराब चल रहे हैं। तो क्या वहां सत्ता परिवर्तन के साथ अमेरिका क्यूबा को कंट्रोल करेगा? क्योंकि क्यूबा की तेल सप्लाई को अमेरिका पहले ही काट चुका है। अमेरिका पहले से ही क्यूबा पर दबाव बना रहा है। जनवरी में अमेरिका ने क्यूबा को हो रही तेल सप्लाई को लगभग रोक दिया। दूसरे देशों को भी चेतावनी दी जा रही थी कि वो क्यूबा को तेल ना दे। हाल ही में अमेरिका कोस्ट गार्ड ने कोलंबिया से क्यूबा जा रहे एक तेल टैंकर को भी रोक लिया था। इसका असर क्यूबा में साफ दिखाई दिया। 9 जनवरी के बाद से वहां कोई बड़ी तेल सप्लाई पहुंची ही नहीं। वहां हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। क्यूबा के ब्लैक मार्केट में पेट्रोल करीब $35 प्रति गैलन तक पहुंच गया है। रोजाना बिजली कट रही है। सोमवार को पूरे देश में ब्लैकआउट होता है। अस्पतालों में सर्जरी टल रही है। दवाइयों की कमी हो चुकी है। खाने की समस्या बढ़ रही है। इन हालात में क्यूबा की सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिका के साथ डील करे। और क्या ट्रंप यही चाह रहे हैं? ट्रंप से डील की कोशिश क्यूबा अगर कर रहा है तो क्या वहां सरकार बदल जाएगी और क्यूबा अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा? क्योंकि क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए माना कि अमेरिका से बातचीत चल रही है। जल्दी अर्थव्यवस्था खोलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथ ही खबरों में यह भी कहा गया कि अमेरिका चाहता है कि क्यूबा के राष्ट्रपति पद से डियाज कैनेल हटे। हालांकि अमेरिका फिलहाल कास्ट्रो परिवार के खिलाफ सीधी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है। यह रणनीति वैसे ही है जैसे वेनेजुएला में अपनाई गई थी, यानी ट्रंप क्यूबा में सरकार बदलने के बजाय उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। और क्या वाकई में क्यूबा को ट्रंप वैसे ही देख रहे हैं जैसे एक दौर में गाजा को देखा गया, जहां ट्रंप निवेश करे, व्यापारिक फायदा उठाए? तो ऐसा क्यूबा के अंदर क्या है? दरअसल ट्रंप ने बयान दिया था और बयान से साफ होता है कि वो क्यूबा को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कारोबारी नजरिए से भी देख रहे हैं। इस द्वीप में निवेश की संभावना वो लगातार देखते रहे हैं। 1998 में उनकी कंपनी ने चुपचाप क्यूबा का दौरा भी किया था। 2011-12 में भी उनके संगठन के लोग यहां गोल्फ कोर्स बनाने की संभावनाएं देख चुके हैं। 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अब उन्होंने फिर से कहा है कि वो हमसे बात कर रहे हैं। ये एक असफल देश है, उनके पास ना पैसा है ना तेल है, कुछ भी नहीं है। हम उनको विकास की राह पर लेकर जाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने क्यूबा की जमीन और मौसम की तारीफ भी की और इसे एक सुंदर द्वीप बताया। लेकिन उनके बयान से यह भी दिखा कि उन्हें भौगोलिक जानकारी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यूबा तूफानों के क्षेत्र में नहीं आता, जबकि हकीकत में क्यूबा अक्सर हरिकेन से प्रभावित होता है। अंत में ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए जैसे क्यूबा पहले से ही अमेरिका की संपत्ति हो। उन्होंने कहा कि उन्हें हर हफ्ते तूफान के लिए हमसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। इसी तरीके के बयान ट्रंप कनाडा को लेकर भी दे चुके हैं, ग्रीनलैंड को लेकर भी दे चुके हैं, पनामा नहर को लेकर भी दे चुके हैं। तो क्या अगले टारगेट पर वो है, या ट्रंप ये समझ चुके हैं कि ईरान में जिस तरीके से वो फंसे, नेटो के इनकार के साथ जैसे उनकी इंटरनेशनल इंसल्ट हुई और ईरान पर वो जीत नहीं पा रहे हैं, उससे जो उनकी सेना की कमजोरियां सामने आई, उससे वैश्विक स्तर पर एक गलत संदेश गया, अमेरिका की छवि खराब हुई। और क्या उसी छवि को सुधारने के लिए क्यूबा को निशाना बनाया जा सकता है? जरा समझिए, क्यूबा की आजादी, क्यूबा और उस पर अमेरिकी कंट्रोल का इतिहास क्या है? क्या कभी अमेरिकी कंट्रोल रहा है? 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद क्यूबा स्पेन से आजाद हो गया, स्पेन से अलग होकर क्यूबा बन गया। लेकिन असली कंट्रोल अमेरिका के हाथ में चला गया था। अमेरिका ने क्यूबा की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर रखा। वहां की जमीन, चीनी उद्योग और कारोबार में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा रहा। साल 1959 में क्रांतिकारी फिदेल कास्ट्रो ने अपने गोरिल्ला सैनिकों के साथ मिलकर तानाशाह बतीस्ता को सत्ता से बेदखल किया। बतीस्ता को वहां एक तानाशाह के तौर पर देखा जाता है। उनके खिलाफ लड़ाई के दौरान अमेरिका ने ही
फिदेल कास्त्रो का समर्थन किया था। अमेरिकी अखबारों में कास्त्रो के इंटरव्यू उस दौरान छपा करते थे। सत्ता हासिल करने के बाद कास्त्रो ने बड़े बदलाव किए और उन्होंने देश में कम्युनिस्ट नीति अपनाई। अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर ली, जमीन और उद्योग को सरकार के नियंत्रण में लिया और इसे अमेरिका को झटका लगा, क्योंकि जिस कास्त्रो को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था उसी कास्त्रो ने अमेरिका की कंपनियों को क्यूबा से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अमेरिका ने जवाब में क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। व्यापार बंद कर दिया था, तेल और जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी गई थी। इससे क्यूबा की इकॉनमी खराब होती चली गई और उसके बाद क्यूबा ने सोवियत संघ यानी कि रूस की तरफ अपना रुख कर दिया। इस वजह से भी अमेरिका और क्यूबा के संबंध और खराब होते चले गए, क्योंकि वैश्विक शक्ति के जो दो सेंटर पॉइंट हैं उनमें एक अमेरिका और दूसरा रशिया है। इन दोनों के संबंध इतने खराब हुए कि 55 साल तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा गया ही नहीं और यह सिलसिला 2015 में अब तक चला हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा क्यूबा गए, लेकिन तब तक फिदेल की जगह क्यूबा में उनके भाई राउल सत्ता संभाल चुके थे। तो क्या वाकई में अमेरिका इसलिए क्यूबा से नफरत करता है क्योंकि कास्त्रो को अमेरिका ने सपोर्ट किया? कास्त्रो ने ही अमेरिका को क्यूबा से बाहर कर दिया। उल्टा क्यूबा ने अमेरिका के दुश्मन रशिया से हाथ मिला लिया। आप जानते हैं अमेरिका ने कास्त्रो को मारने के लिए 600 बार कोशिशें की थी, 600 बार, और वो 600 बार बचा था। फिदेल कास्त्रो को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए 60 साल में 600 से ज्यादा बार असफल कोशिश की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने फिदेल को मारने के लिए जहरीले सिगार से लेकर जहरीली पेन तक कई उपाय आजमाए। हालांकि ये सभी प्रयास नाकाम रहे थे। एक बार फिदेल कास्त्रो को मारने की साजिश में शामिल होने के लिए उनकी एक पूर्व गर्लफ्रेंड भी तैयार हो गई और इस साजिश के तहत कास्त्रो को मारने के लिए जहरीली कोल्ड ड्रिंक का जार उन तक पहुंचाया गया, लेकिन कास्त्रो को पहले ही उसकी भनक लग गई और यह योजना भी नाकाम हो गई। 25 नवंबर 2016 को 90 साल की उम्र में क्यूबा के हवाना में फिदेल कास्त्रो का निधन हो गया, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरे नहीं और इसका असर यह रहा कि ट्रंप का क्यूबा को लेकर अमानवीय चेहरा नजर आया। एक ट्रंप जो नोबेल पीस के लिए वकालत कर रहे थे, वो ट्रंप का चेहरा पूरे तरीके से एक्सपोज हुआ, चाहे वो वेनेजुएला में, अब ईरान में, या क्यूबा को लेकर जो किया गया उसके जरिए, क्योंकि क्यूबा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वेनेजुएला से सस्ते तेल पर निर्भर थी। क्यूबा वेनेजुएला से हर दिन लगभग 27,000 से 35,000 बैरल तेल खरीदता था, लेकिन जनवरी 2026 में ट्रंप ने वेनेजुएला के पूर्व नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाया, एक सहयोगी नेता वहां पर स्थापित किया, जिससे क्यूबा का तेल सप्लाई पूरी तरह से कट गया। मार्च 2026 में क्यूबा में राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट और ईंधन संकट पैदा हो गया। ट्रंप ने उस दौरान एक बयान दिया और ट्रंप ने इसे क्यूबा की तरफ से पैदा किया गया मानवीय संकट कहा, जबकि दुनिया इसे हुक्मरानी के जरिए सत्ता परिवर्तन की साजिश मानती है, क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुएला में किया, ट्रंप क्यूबा में भी वही करना चाहते हैं। अब जरा यह भी देख लीजिए कि क्यूबा की सैन्य स्थिति क्या है, क्योंकि क्यूबा मानकर चलिए अमेरिका से नहीं लड़ सकता। जैसे वेनेजुएला के अंदर विद इन 24 आवर्स सरेंडर हुआ, बिल्कुल वैसे ही क्यूबा हो सकता है 24 घंटे भी ना टिक पाए। ईरान की स्थिति अलग है, क्योंकि ईरान के अंदर जो उनकी लोकल जो फोर्स है वो इतनी मजबूत है कि वहां अभी भी अगर अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ भी ईरान पर अटैक करना चाहे तो शायद ईरान को जीतना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। और जब तक अमेरिकी फुट ईरान की जमीन पर आएंगे, अमेरिका को बड़ा डैमेज होगा। व्हाइट हाउस के अंदर सिक्योरिटी से जुड़े जो बातचीत, उसको लेकर एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि अमेरिका को अगर ईरान को ग्राउंड पर जाकर जीतना है, ग्राउंड पर सैनिकों को उतार कर जीतना है, तो लगभग 1.5 लाख अमेरिकी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी।
और इसमें जितनी जान जा सकती है वो आंकड़ा 15,000 से 20,000 अमेरिकी सैनिक है। ट्रंप ये जोखिम मोल नहीं ले सकते। तो क्या वाकई में ईरान पर से ध्यान हटाकर ट्रंप अगले 24 घंटे 48 घंटे में क्यूबा पर अटैक कर सकते हैं, क्यूबा के अंदर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि क्यूबा की जो सैन्य स्थिति है वो ना के बराबर है। जरा एक छोटा सा आंकड़ा देख रहे हैं, देखिए जरा, जो क्यूबा की रैंकिंग है वैश्विक स्तर पर वो है 145 देशों में सिर्फ 65वें स्थान पर आता है क्यूबा। डिफेंस बजट जो है वो 3.3 बिलियन यूएसडी डॉलर है, ना के बराबर है। और ना के बराबर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप इसको अमेरिका के हिसाब से देखेंगे तो शायद ये 843 बिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास है। उसके कंपैरेटिवली क्यूबा मैटर ही नहीं करता है। सैन्य कर्मी कितने हैं जरा देखिए, सिर्फ 12,35,000 इनके पास सेना है। और उसमें से भी जब आप पैरामिलिट्री और मिलिशिया को देखेंगे तो 11,46,500 तो पैरामिलिट्री है, यानी कि रिजर्व फोर्स महज 39,000 के आसपास इनके पास है। आर्मी टैंक कितने हैं? क्यूबा अपनी आर्मी टैंक को हो सकता है हर दिन गिन ले, क्योंकि उनके पास सिर्फ 194 आर्मी टैंक है। जो वाहन है वो 7,792 के आसपास है। वायुसेना के पास जो विमान है वो महज 20 के आसपास है। हेलीकॉप्टर 13 से 30 के आसपास है। और नौसेना के पास 19 जहाज है। लेकिन कमाल की बात यह, उनमें से कोई बड़ा युद्धपोत है ही नहीं जिसके जरिए क्यूबा अमेरिका को रोक सके। यानी कि मानकर चलिए जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है वो हो सकता है जिस दिन अमेरिका चाहे या अमेरिकी कंट्रोल के साथ दुनिया के सामने नजर आ जाए। लेकिन क्यूबा ऐसा क्यों? क्या सिर्फ ट्रंप अपनी इमेज को बचाने के लिए, अमेरिका की इमेज को बचाने के लिए क्यूबा पर अटैक करेंगे? और ये जो 65-70 साल से जो दुश्मनी चली आ रही है उसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ कास्ट्रो का विरोध करना, रशिया के साथ हाथ मिलाना, क्या यह वजह है? या अमेरिका को क्यूबा से भी थ्रेट है? जरा देखिए, क्योंकि अमेरिकी दरवाजे पर खतरा मानता है क्यूबा। अमेरिका मानता है कि मेरा जो गेट है, गेट मतलब जो बॉर्डर है, उसके लिए क्यूबा खतरा है। अब सोचिए एक छोटा सा देश कैसे खतरा हो सकता है? अमेरिका का तर्क है कि क्यूबा फ्लोरिडा से मात्र 90 मील की दूरी पर है, जिसे अमेरिका के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र है। ट्रंप इसे अपने दरवाजे पर खतरा मानते हैं, खासकर प्रवासन संकट और संभावित मिसाइल बेस के कारण। क्यूबा में रूसी हित हैं और ट्रंप इसे अमेरिकी गोलार्ध में विदेशी प्रभाव हटाने के रूप में देखते हैं। ऐसे में क्यूबा के जरिए अमेरिका रूस की अमेरिका तक पहुंच को कम करने की बात करते हैं। हालांकि जिस तरीके से ईरान की जंग में ट्रंप और अमेरिका की बदनामी हुई, उससे उभरने और ट्रंप अपनी इमेज को बचाने के लिए क्यूबा को आसान लक्ष्य मान रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में जिस क्यूबा के साथ रशिया खड़ा है, खुले तौर पर खड़ा है, क्या अमेरिका उसको अटैक कर सकता है? या हम जो कह रहे थे कि ईरान पर अटैक शायद वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर चला जाए, क्या वो देश क्यूबा है जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर धकेल दे? क्योंकि क्यूबा को रूस का साथ मिल सकता है और ये रूस ने संकेत दिया। संकट के समय में क्यूबा को रूस का समर्थन मिल सकता है। रूस ने संकेत दिया कि वो जरूरत पड़ने पर क्यूबा का समर्थन कर सकता है। दोनों देशों के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। क्यूबा में आर्थिक सुधार की भी शुरुआत दिख रही है। वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐलान किया है कि विदेश में रहने वाले क्यूबाई लोग अब देश में निवेश कर सकेंगे, बैंकिंग कर सकेंगे और कारोबार कर सकेंगे। ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि हालात इतने खराब हैं कि इस घोषणा को टीवी पर नहीं बल्कि रेडियो पर जारी करना पड़ा, क्योंकि बिजली नहीं है। वहीं मंगलवार सुबह तक राजधानी हवाना के करीब 70% हिस्से में बिजली नहीं। ये क्यूबा की हाल है। लेकिन क्या क्यूबा पर आकर ट्रंप रुक सकते हैं? क्योंकि ट्रंप के हाथ में देश हथियाओ नीति के अंतर्गत वो कौन कौन से देश हैं जो क्यूबा के बाद भी कतार में खड़े हैं। जरा देखिए, ट्रंप के अगले टारगेट क्यूबा के बाद क्या क्या हो सकता है? ग्रीनलैंड हो सकता है, मैक्सिको हो सकता है, कोलंबिया हो सकता है, पनामा हो सकता है। ये दरअसल वो है जिनको अमेरिका अपना कहता है, अक्सर कहता है। इसमें एक और जोड़ लीजिए कनाडा। कनाडा को भी अमेरिका कहता है कि भाई वो उनका देश हो सकता है, उनकी
अमेरिका का एक ग्रेट अमेरिका का हिस्सा हो सकता है। तो मानकर चलिए कि क्यूबा के जरिए हो सकता है कि ट्रंप अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करे और ग्रीनलैंड, मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा और पनामा के जरिए जो महाशक्ति का दम अमेरिका भरता है उसको मजबूत करने की कोशिश करे। लेकिन इस सबके बीच में सवाल एक है, सवाल यह है कि क्या वाकई में अमेरिका यूं ही देशों पर अटैक करता रहेगा, यूं ही उनको कब्जाता रहेगा, यूं ही वहां की सत्ता को मारता रहेगा, यूं ही अपने प्यादे बैठाता रहेगा? और क्या सब देश, खासकर चाइना और रशिया, यूं ही देखते रहेंगे? और क्या वाकई में क्यूबा के जरिए अमेरिका और रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आमने सामने हो सकते हैं? क्या वाकई में स्थिति हो सकती है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।